आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे किडनी के बारे में। किडनी यानी गुर्दे के बारे में, जिसे कि हम लोग हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर लोग किडनी जानेंगे या फिर गुर्दा जानते हैं। गुर्दा सुना होगा ना, गुर्दा निकाल ले बोलते हैं ना लोग, तो गुर्दा मतलब किडनी होता है वो, ठीक है। अब देखिए किडनी क्या काम करता है, हमारे खून को छानता है, यानी कि छानता है मतलब जितना भी कचरा रहेगा उसको एक साइड कर लेता है, ठीक है। बाहर कैसे निकलता है वो कचरा, हमारे पेशाब के जरिए, ठीक है। तो किडनी क्या काम करता है, एक तरह से कचरे निकालने का काम करता है। कौन करता है? किडनी करता है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जो कि कचरे निकालते हैं। तो कचरे निकालने की विधि को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो हम लोग पहले उसे समझते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब देखिए हम लोग समझते हैं एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब हमारे शरीर से खराब पदार्थ बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश में समझ इसको वो समझो। द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब भी कोई खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसमें लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जो कि खराब पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं, पर मेन भूमिका उसमें कौन काम करते हैं? मेन काम कौन करते हैं? किडनी करता है। किडनी की तरह अलग अलग हमारे शरीर में ऑर्गन है जो कि कचरे को बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपका स्किन। स्किन क्या है? आपका चेहरा। देखो बहुत से लोगों के चेहरे पे बहुत सारा पिंपल हुआ रहता है, बहुत सारा मुहासा हुआ रहता है, काला काला धब्बा बना होगा, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा देखो ढेर सारा बना होगा, ब्लैक हेड वाइट हेड जिसे बोलते हैं। तो ढेर सारा मुहासा निकला होता है चेहरे पे, ठीक है। तो समझिए जब आपके चेहरे के अंदर ढेर सारी गंदगी होती है, तब आपका चेहरा को फाड़ के तो गंदगी बाहर फेंक नहीं देगा, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ करेगा आपकी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। तो जब चेहरे के अंदर इस तरह गंदगी हो जाएगा तो चेहरा सोचेगा कैसे इस गंदगी को निकाले। तो चेहरा क्या करेगा? हल्का से देखो आपके पहले चेहरे के ऊपर दाना लेकर आता है। वो दाना लेकर आने के बाद धीरे धीरे वो दाना फूल जाता है और उसके अंदर क्या होता है? पीप जैसा बन जाता है, पीला पीला देखो कुछ तो वेस्ट मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो चेहरे के अंदर का कचरा है वो बाहर की तरफ आ जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुहासा बोलते हैं। तो बहुत लोग देखो उसे मुहासा को 2 उंगली से करके फोड़ते हैं कि बाहर निकल जाए कचरा, ठीक है। तो जब वो आपको मुहासा होता है, ब्लैक हेड होता है, व्हाइट हेड होता है, तो वो क्या दर्शाता है कि आपके चेहरे के अंदर क्या है? बहुत सारा कचरा है। अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं, तला भुना नहीं खाएंगे, तो आपके शरीर के अंदर पूरी सफाई रहेगी। तो जब शरीर के अंदर सफाई रहेगी तो चेहरे के अंदर भी सफाई रहेगी। तो देखो जिन लोगों को मुहासा वगैरह नहीं होता है ना, तो उनका अंदर का ना मतलब समझिए अंदर का बॉडी क्या है? साफ होता है, ठीक है। उस जैसे हमारा स्किन होता है उसी तरीके से हमारा फेफड़ा भी होता है, लंग्स होता है, वो भी सारे कचरे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि देखिए आपको देखिए खांसी वगैरह होती है, तो जब कभी कभी देखो कफ बन जाता है। कफ बन जाता है जब आप कफ निकालते हो, करके कफ निकालते हो, कफ बाहर आता है, मुँह से आवाज़ देते हो ना, फेफड़े के अंदर कफ जमा होता है, ठीक है। आप करते हो तो फेफड़ा क्या करता है? आपके कफ को बाहर भेजता है। तो जब कफ बाहर भेज देगा तो बहुत लोग थूक देंगे, बहुत लोग अंदर ही अंदर निकल जाते हैं कफ को, ठीक है। तो कफ कहाँ होता है? आपके फेफड़े के अंदर होता है। तो जब आप कफ थूकते हो, बाहर फेंकते हो, तो इसका मतलब जितना भी फेफड़े के अंदर कचरा था आप उसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो चेहरा आपका कचरा निकालता है बाहर, आपका फेफड़ा बाहर निकालता है आपका कचरा। अब देखो आपका किडनी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी कचरा जमा होता है, ठीक है, वो पानी के रूप में बह जाता है बाहर। किसके ज़रिए? पेशाब के ज़रिए, ठीक है। तो जो आपको पेशाब होता है वो क्या होता है? कचरा होता है। अब थोड़ा ना कि कचरा ढेर सारा पड़ा है तो अपने आप मुँह में पड़े पड़े सड़ेगा, कुछ तो होगा उसका। तो पेशाब के ज़रिए सारा कचरा बाहर निकल जाता है। अब पेशाब के ज़रिए सारा कचरा बाहर निकलता है, वो पूरा प्रक्रिया कौन करता है? वो किडनी करता है। किडनी करता है। क्या करता है? किडनी। तो देखो हमारे शरीर से कचरा निकालने का कौन कौन काम करता है? स्किन काम करता है, फेफड़ा काम करता है, किडनी काम करता है, ठीक है। और बहुत से अंग हैं जो कि हमारे शरीर से कचरे को बाहर निकालते हैं, पर मेन भूमिका किसकी होती है? किडनी की होती है। अगर पेशाब आना ही आपको बंद हो जाए, यूरिन निकलना ही बंद हो जाए, तो कचरा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो मेन किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। और ये किडनी काम करना बंद कर दी ना, बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या है? किडनी। तो हम लोग किडनी को डिटेल में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये वीडियो हल्की सी लंबी जा सकती है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ किडनी का कैसे काम क्या होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़िए ना। डिटेल से पढ़ने का मतलब कि आपको पूरी जानकारी हो जाती है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं किडनी के बारे में। तो पहले किडनी समझने से पहले मैं ये बोलती हूँ आप लोग इसे एक बार लिख लीजिए, वो आपके लिए ठीक होगा। अब बहुत लोग लिखने की जगह क्या करेंगे? फटाक से स्क्रीनशॉट मारेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट मारने से क्या होगा? आपका स्क्रीनशॉट पड़े पड़े एक बार डिलीट हो जाएगा, उसी तरीके से आपके दिमाग से भी डिलीट हो जाएगा। पर अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठी हुई है तो आपको वो बहुत लंबे समय तक याद होती है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ते हो, लिखते हो, लिख के समझते हो,
तो क्या आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो देखो स्कूल वगैरह में टीचर होमवर्क देता है 5 टाइम लिख के लाओ, 5 बार लिख के लाओ, उसका मतलब क्या हो रहा है, इरादा क्या होता है 5 बार लिखवाने का, कि आप जब लिखोगे लिख लिख के आपको याद हो जाएगा। पर हम लोग कैसे लिखेंगे, टीचर बोर्ड पे लिखवा रहा है कुछ तो हम लोग लिखेंगे ना, आपस में बात करके लिखेंगे, हाँ बता तुम्हारा क्या हुआ था, देखेंगे हाँ नहीं मेरे साथ ये हुआ था, तो ऐसा पूरा लिखते हैं। तो सुनो, तो फिर टीचर कहेंगे मिटा दूँ, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर नहीं, बस नीचे का 2 लाइन, काम करो ऊपर का मिटा दो, ऊपर लिखो, हम लोग बस नीचे का 2 लाइन लिख रहे हैं। तो अगर आप पढ़ ले रहे अच्छे से, लिख लिख के समझो, समझ समझ के लिखोगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं किडनी के बारे में। अब समझते हैं किडनी के बारे में। देखो यहाँ पे किडनी का फोटो बना दिया है, आपको यहाँ पे लगा भी दूंगी, आप लोग वो भी देख लेना। देखिए ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। देखो राजमा खाया, राजमा की तरह ही किडनी होता है, एकदम लाल लाल कलर का होगा, लाल लाल कलर का। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, किडनी जिसे गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा। ठीक है, अब देखिए किडनी के ऊपर देखो ये टोपी जैसा कुछ तो बना हुआ है, टोपी जैसा कुछ तो बना हुआ है, टोपी नुमा का जो बच्चे लोग हैप्पी बर्थडे में पहनते हैं ना, उसके तरह से कुछ टोपी जैसा बना होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड का काम क्या होता है वो समझिए, हल्का सा स्मॉल में आपको बता दूंगी, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, पर हल्का सा आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, मुझे समझिए और अच्छे से। एड्रेनल ग्लैंड का काम क्या होता है, देखिए एड्रेनल ग्लैंड ना एक हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है। वो हार्मोन क्या करेगा, देखिए आप समझिए, आपने स्कूल वगैरह में ऐसा होता होगा, जब देखिए आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है और आपको डर लगता है कि बस टीचर आपको उठा ना ले, जो मैडम या फिर सर हैं वो आपको उठा ना ले, और मान लीजिए आपको किसी का क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है और मैडम या फिर सर ने आपको उठा लिया कि तुम उठो तुम जवाब दो। अब देखो अगर आपको आता होगा तब तो सही है, अगर नहीं आता है तो देखो पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लग जाता है, पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लग जाएगा, पसीना बहने लग जाता है, भूख प्यास जितनी लगी होती है सारी मिट जाती है। क्यों मिट जाती है, उस समय पे आपका ये एड्रेनल ग्लैंड एकदम हार्मोन छोड़ने लग जाता है। जब भी आप टेंशन की स्थिति में आते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन छोड़ेगा, जैसे हार्मोन छोड़ेगा आपको पेट में दर्द होने लग जाएगा, पसीना टपकने लग जाएगा, टेंशन आ जाएगा एकदम दिमाग में, भूख प्यास सब मिट जाती है। क्योंकि जब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछने वाला होता है, आपको जवाब नहीं पता होता, आपको डर लगता है ना, उस स्थिति में एड्रेनल ग्लैंड अपना हार्मोन छोड़ता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये वाली किडनी हल्की सी, देखिए राइट वाली किडनी ना हल्की सी झुकी होती है, लेफ्ट वाली किडनी उठी होती है। राइट वाली किडनी झुकी क्यों होती है, देखिए राइट वाली किडनी के जस्ट ऊपर ना लीवर होता है, और लीवर एकदम दबा के प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, राइट वाली किडनी के ऊपर। तो राइट वाली किडनी क्या हो जाती है, हल्की से झुक जाती है प्रेशर के कारण, लीवर के प्रेशर के कारण। अब देखिए ये हमारा किडनी है, ये हमारे पेशाब की थैली है। किडनी और पेशाब की थैली को एक पाइप जोड़ के रखती है, उस पाइप का नाम है यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर नाम है। समझ में आ गया। तो इसके अंदर पूरा कचरा बनेगा, मतलब खून छनाता है, तो जो कचरा होता है वो कचरा इस पाइप के जरिए कहाँ पे आ जाता है, पेशाब की थैली में आ जाता है। तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। जैसे गैस होता है ना, गैस सिलेंडर, तो गैस और सिलेंडर को देखो एक पाइप जुड़ी होती है कि नहीं, उसी तरीके से किडनी और यूरेटर को जोड़ने के लिए पाइप होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। अब देखिए जहाँ पे पूरा पेशाब आकर जमता है उस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और जहाँ से आपका पेशाब बाहर निकलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। अब देखिए जब आपका पेशाब यहाँ से इस पाइप से पेशाब की थैली के पास आके भरता है, तो ना ये आपका जो पाइप होता है वो दबता है। देखो समझिए अचानक से उसके अंदर पूरा पानी भर गया है, अब पानी यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो जब पानी आपके पाइप में भरा होता है ना, तो आपका पाइप ना ऐसे पिचकता है फिर खुलेगा। देखिए समझिए, आप एक बिस्लेरी का बोतल आपने देखा है, उसके अंदर आप पूरा पानी भरेंगे और पूरा पानी भरने के बाद उसका ढक्कन खोल के रख दो एक साइड। अब देखो उस बिस्लेरी बोतल को पिचकाओ तो क्या होगा, देखो पानी ऊपर आता है कि नहीं। बचपन में बहुत लोग ने किया, पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ये जो पाइप होता है इसके अंदर पूरा क्या भरा होता है, पेशाब भरा होता है। ठीक है, पेशाब भरा होता है। तो ये पाइप क्या करेगा, अपने आप को पिचकाएगा। तो जब पिचकाएगा तो पानी क्या होगा, नीचे आएगा ना, फिर पिचकाएगा, फिर पानी नीचे आएगा, फिर पिचकाएगा तो पूरा पानी कहाँ भर जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्टली पूरा कचरा के नहीं गिर जाता है, अपने आप को पिचकाएगा तो पानी नीचे गिरेगा, फिर पिचकाएगा तो फिर पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, आप प्लास्टिक का बोतल से करते हैं, प्लास्टिक बोतल से पिचकाते हैं तो पानी बाहर साइड निकलता है, उसी तरीके से ये पिचके तो पानी नीचे आएगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा किडनी। अब हम लोग समझते हैं कि किडनी के अंदर जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं, वो किस तरह से बनता है, वो बनता कहाँ पे आखिर। ठीक है, उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया, उसे हम लोग समझते हैं वो कहाँ पे बनता है। वो आपका जो यूरिया होता है वो कहाँ पे बनता है, वो लीवर में बनता है। लीवर मतलब आपके जिगर में, जिसे हम लोग जिगर बोलते हैं लीवर को। ठीक है, जिगर का टुकड़ा, कोई लीवर का टुकड़ा हो सकता है कभी। देखिए हम लोग क्या लेते हैं, जिगर मतलब दिल नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर को जिगर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लीवर है। अब लीवर के अंदर क्या बनता है,
यूरिया बनता है, यूरिया जो कि बाहर निकलता है पेशाब के जरिए, क्या निकलता है बाहर, यूरिया निकलता है, ठीक है। उसी पेशाब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिन निकल रहा है, यूरिन, ठीक है। अब देखो यूरिया कैसे बनता है, आप पहले ये समझिए, देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है, प्रोटीन बनता है हमारा 20 अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड से, 20 अमीनो एसिड से। अब देखिए लोग कहेंगे प्रोटीन तो हम लोग पर बाहर से खाते हैं, देखिए 10 अमीनो एसिड आपके शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है। 10 अमीनो एसिड जो होता है वो आपके शरीर में पहले से मौजूद होता है, ठीक है, शरीर के अंदर, यहाँ पे लिख देती हूँ, शरीर के अंदर। और जो बाकी 10 अमीनो एसिड होते हैं ये लोग आप अपने शरीर के बाहर से खाते हैं, ठीक है। मतलब जो बाकी का 10 अमीनो एसिड होता है, जब आप कोई प्रोटीन वाला चीज़ खाते हैं तब आपके शरीर में वो जाएगा, तब वो बचे हुए 10 अमीनो एसिड की पूर्ति कर देता है। तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, 10 अमीनो एसिड आपके शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, 10 अमीनो एसिड जो आप बाहर से खाते हैं, ठीक है। बाहर से खाते हैं मतलब हम लोग को लगता है कि दाल चावल सब्जी रोटी में प्रोटीन होता है प्रोटीन, पर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। अगर आप ना खाएंगे तो लोग बोलते हैं ना खाना प्रोटीन मिली, प्रोटीन मतलब प्रोटीन ज़्यादातर हरी सब्जियों में होता है, ठीक है। तो जब हरी सब्जी खाते हैं आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अब देखिए प्रोटीन हमारा 20 अमीनो एसिड से बनता है। अब हम लोग इधर समझते हैं इसी प्रोटीन से क्या बनता है, हमारा यूरिया बनता है। समझिए इसे डिटेल में। यूरिया बनता है किसके अंदर में, लीवर के अंदर में बनता है, ठीक है। यूरिया की फैक्ट्री कौन है, लीवर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो जब भी मैं अमीनो एसिड बोलूंगी तो आप समझ जाना उसका मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड जब टूटेगा, ठीक है, ये अमीनो एसिड क्या होता है, टूटेगा, ठीक है। जब अमीनो एसिड टूटेगा तो उसके अंदर से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। अब समझिए वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है। अब देखिए समझिए, आप अगर देखिए जब कारपेंटर वगैरह आप लोग ने देखा होगा, अगर आपके घर में लकड़ी वगैरह की चिराई होती है या फिर कुछ बनता है तो देखिए लकड़ी वगैरह को हम लोग जब मशीन से चीरते हैं तो जब लकड़ी को 2 भाग में हम लोग चीरते हैं तो देखिए उधर से कुछ बारूद निकलता है, बारूदा निकलता है ना, भूरा भूरा कलर का कुछ निकलता है, कचरा निकलता है। वो लकड़ी का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। वेस्ट मटेरियल होता है जब भी कोई 2 चीज़ टूटती है तो वहाँ से खराब पदार्थ निकलता है, उस खराब पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा अमीनो एसिड होता है जिसे हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन क्या होगा, 2 अलग अलग हिस्से में टूटेगा, ठीक है। जब 2 अलग अलग हिस्से में टूटेगा तो जब टूटेगा तो कुछ ना कुछ कचरा बाहर छोड़ेगा ना, कुछ ना कुछ कचरा तो छोड़ेगा। तो जब अमीनो एसिड टूटता है तो जो कचरा नीचे गिरता है उसी कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। और वही कचरा जो वो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड टूटेगा तो वो जो कचरा होता है उस कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और ये जो अमोनिया होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अमोनिया इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर वो अमोनिया गलती से आपकी किडनी के पास पहुंच गया और पेशाब के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उतना ना खराब कर सकते हैं, वो आपका एरिया डैमेज कर सकता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही टॉक्सिक चीज़ होती है अमोनिया, ठीक है। तो वो अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया अगर डायरेक्टली किडनी के पास जाएगा तो किडनी को नुकसान पहुंचा देगा। तो अमोनिया किस में बदलता है खुद को, यूरिया में बदलता है, ठीक है, यूरिया में। यूरिया भी खतरनाक होता है पर उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना अमोनिया होता है। समझ में आ गया। अगर देखिए आप पेशाब वगैरह करते हैं तो पेशाब वगैरह देखिए पेशाब के जरिए क्या निकलता है, यूरिया बाहर निकलता है, यूरिया, ठीक है, यूरिया। अब देखिए अगर आप पेशाब वगैरह करते हैं तो यूरिया गिरता है वो, पर अगर आपका पेशाब 2-3 घंटे तक वहीं पे पड़ा होता है तो वो यूरिया से क्या दोबारा किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। अमोनिया क्या बना था, यूरिया बना था। और जब आप पेशाब बाहर करते हैं और यूरिया वैसे ही पड़ा रहेगा, ज़्यादा देर तक यूरिया पड़ा रहेगा तो किस में बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाएगा। अगर अमोनिया पड़ा है बहुत देर तक, अमोनिया वहीं पड़ा है तो देखेंगे बहुत लोग दीवार वगैरह टूटने लग जाती है। या फिर देखिए जहाँ पे पेशाब लोग ज़्यादा करते हैं उधर का घास वगैरह एकदम हरा घास को भी पीला जला डालते हैं लोग, है ना। और जो ज़मीन पे आप पेशाब करेंगे वो फटने लग जाती है। क्यों, क्योंकि अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि वो ज़मीन को भी तोड़ने का साहस रखता है। यानी कि अगर आप टाइल्स के ऊपर लगातार पेशाब कर रहे हैं ना, यूरिया गिरा रहे हैं तो वो टाइल्स भी टूटने लग जाती है। तो अमोनिया इतना खतरनाक होता है, इसलिए हमारे शरीर से डायरेक्टली अमोनिया कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं जब पेशाब किया करो तो पानी फ्लश कर दिया करो, मतलब पानी डाल दिया करो, यानी कि जिससे जितना भी यूरिया है वो बाहर निकल जाए। तो समझ में आ गया। तो जब देखिए जब हमारा प्रोटीन टूटेगा, मतलब अमीनो एसिड टूटेगा तो जिसका वेस्ट मटेरियल रहेगा, जिसका खराब पदार्थ रहेगा, उस खराब पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया
अमोनिया बोलेंगे, और वही अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होता है तो उस वो अमोनिया अपने आप को किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा, और वही यूरिया क्या होता है हमारे किडनी के रास्ते, हमारे मतलब पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है। समझ में आएगा आपको? तो यूरिया किसके अंदर बनता है, लीवर के अंदर बनता है, लीवर के अंदर ही हमारा क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो यूरिया का फैक्ट्री कौन है, लीवर है। ठीक है, यूरिया कुछ नहीं है, अमोनिया का कम खतरनाक वाला वर्जन है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, नेफ्रॉन हमारा होता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। अभी जब मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो उसमें मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, पर पहले ये समझिए कि जो हमारे किडनी में यूरिया खींचता कैसे। देखिए, लीवर तो अपना लीवर जो होता है ना, लीवर क्या करता है, ये अपना यूरिया बना लेता है। यूरिया बनाने के बाद अपना बैठा होता है, लीवर ने यूरिया बना दिया, और लीवर क्या करता है, खून के जरिए सारा यूरिया किसके पास भेजता है, किडनी के पास भेजेगा। ठीक है, समझिए यहाँ पर हमारा किडनी है, तो किडनी के पास क्या आ गया, खून के साथ साथ पूरा यूरिया आ गया। अगर मान लीजिए अगर किडनी ने यूरिया और खून को नहीं छाना तो जब आप पेशाब करेंगे तो क्या निकलेगा, खून सीधे निकलेगा। ठीक है, उसी को कि खून ना निकले उसके लिए किडनी क्या करता है, खून के अंदर से जितना भी यूरिया रहेगा, यानी कि जितना भी कचरा वाला सामान रहेगा, किडनी उस कचरे वाले सामान को खींच लेता है। पर उसी किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन नाम की चीज होती है, वो कचरा खींचने का काम करती है। समझ में आ गया? तो किडनी के अंदर एक क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, खून के अंदर से जितना भी कचरा होता है वो खींच लेता है। ठीक है, आप समझिए नेफ्रॉन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अगर नेफ्रॉन पहले समझ जाएंगे तो किडनी को आराम से हम लोग समझ डालेंगे। अब समझिए, देखिए ये हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एकदम अजगर की तरह लग रहा है, अजगर सांप की तरह। अगर देखिए सांप जब रेंगता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सांप टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर सांप को सब तान देंगे, उसका मुंह पकड़ के और उसके पूंछ पकड़ के तान देंगे, एकदम सीधा हो जाता है। कुछ उसी तरीके से ये सांप जैसा दिख रहा है। अब आप ये जो मुंह देख रहे हैं, ये मुंह नेफ्रॉन का हमेशा से खुला होता है, आ करके खुला होता है। गाँव वगैरह में देखेंगे कोई नट वगैरह अगर हमें टाइट करना होता है तो एक तरह ऐसे कुछ करके आता है, नट बोल्ट टाइट करने वाला ऐसे कुछ करके आता है, उसी तरीके से इसका मुंह भी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर पूरा काम होता है। पहले हम समझते हैं, ये जो आपको लाइन जैसा दिख रहा है ना, लाइन जैसा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, तो ये जो लाइन जैसा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कटोरा जैसा खड़ा है, कटोरा जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमैंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमैंस, ये कॉमा है, ऊपर कॉमा टाइप है, बोमैंस कैप्सूल। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोमैंस कैप्सूल बोलते हैं। तो पहले आप एक काम करो, किताब में पहले आप ये बना लो। ठीक है, ये पूरा बना लो किताब में स्ट्रक्चर, फिर उसमें बता दो कि ये बोमैंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलर है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिटाना है और आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो ढेर सारा इसी में करने पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए ये सब। ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन होता है वो किडनी के अंदर होता है। देखो किडनी के अंदर ना, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने, 10 लाख नेफ्रॉन। ठीक है, तो एक किडनी के अंदर कुल कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। तो एक किडनी के अंदर 10 लाख, एक किडनी के अंदर 10 लाख, इसके मतलब आपके अंदर 20 लाख नेफ्रॉन है, 20 लाख नेफ्रॉन। ठीक है, 2 मिलियन, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। ठीक है, तो मिला जुला के आपके दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन है, 20 लाख नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन एकदम छोटा छोटा आप देख नहीं सकते हैं नेफ्रॉन को, इतना छोटा होता है नेफ्रॉन, और वही पूरा काम करता है, खून में से पूरा कचरे को खींचता है, नेफ्रॉन ही खींचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन का मुंह खुला हुआ है, ऐसे डब्बा जैसा मुंह खोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एकदम बड़ी सी आर्ट्रियोल आती है। यहाँ पे क्या है, एकदम बड़ी सी पाइप है, पाइप मतलब आर्ट्रियोल। क्या होता है, आर्ट्रियोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं, अफेरेंट आर्टरियोल। क्या बोले, आर्टरियोल। ठीक है, अफेरेंट आर्टरियोल। अब इधर से ये बहुत बड़ा पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप। देखिए बोलने को तो आर्टरियोल बोलूंगी, पर समझाने के लिए आपको क्या हम लोग वर्ड यूज करें, पाइप यूज करें। ठीक है, तो ये बड़ा पाइप है। अब इधर से छोटा पाइप निकला होता है, छोटा पाइप। अब समझाती हूँ इसका काम क्या होता है। इस छोटे वाले पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। देखिए तो ये इधर ए है, इधर ई है। तो जब खून बाहर से अंदर आ रहा है, आ मतलब ए, तो देखिए एफरेंट में क्या लगा हुआ, ए। तो जो ए मतलब जो एफरेंट आर्टरियोल आपको समझना पड़ेगा, समझ जाना कि खून अंदर आ रहा है। तो खून को अंदर
कौन लाता है, कौन सी नस लेकर आती है, एफेरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए जब खून बाहर जा रहा होता है, ई मतलब एग्जिट, ई मतलब एग्जिट, तो इसका मतलब खून बाहर जा रहा है, तो इफेरेंट आर्टेरियोल से खून जाता है, बाहर जाता है खून। समझ में आ गया? तो ए मतलब आना, ई मतलब जाना। ठीक है, अब समझिए। देखिए इसी ये जो नस होती है ना, ये जो पाइप होती है, इसके अंदर ना खून होता है। अब इस यही खून ये नस क्या कर रही है, लीवर के यहाँ से आ रही है। लीवर के यहाँ पे जितना भी कचरा बना था, लीवर जितना भी यूरिया बनाया हुआ था, अब ये नस क्या कर रही है, लीवर के यहाँ से यूरिया लेकर आ रही है। खून ढेर सारा भरा हुआ है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, गोल गोल यूरिया भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, यूरिया। वो वाला यूरिया नहीं जो खेत में यूरिया डालते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो यूरिया नहीं, ये यूरिया दूसरा है। ठीक है, तो खून की ये नस कहाँ से आ रही है, लीवर के पास से आ रही है। और लीवर क्या बनाता था, यूरिया बनाता था। और ये जब खून आ रहा है उस अपने साथ साथ यूरिया को भी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये खून ढेर सारा खून लाएगा, एक के साथ पूरा इस कटोरे में ढकेल देगा, मतलब पूरा खून एक ही बार ढबढबा देगा। ठीक है, तो ये कटोरे में क्या हो गया, ढेर सारा खून भर गया कि नहीं। अब ढेर सारा खून भर जाता है तो ये पाइप क्या करेगा, धीरे धीरे ना ये खून को बाहर ले जाना चाहता है, पर इतना ज़्यादा ये खून लाके भर देगा एक ही बार में कि ये पाइप ना छोटा सा पाइप है, अब ये खून को अच्छे से बाहर लेकर नहीं जा पाएगा। आपने देखा होगा एक मोटर, टिल्लू, गांव में टिल्लू जिसे हम लोग मोटर बोलते हैं, मोटर का पाइप देखिए पतला होता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। अब मान लीजिए आप टिबुल से खेत भरने जा रहे हैं, और खेत भरने के लिए क्या पतला मोटर वाला पाइप यूज़ करते हैं, नहीं ना, चौड़ा वाला पाइप यूज़ करते हैं, सफ़ेद वाला, फटाक से एक बार में पूरा पानी आता है, पूरा खेत को भर देता है, होता है कि नहीं। तो वो एकदम ये ट्यूबुल वाला पाइप की तरह है, ये मोटर वाली पाइप की तरह है, एक के बार में ढका दे, पूरा पानी भर दे रहा है और ये धीरे धीरे खून लेकर जाएगा। अब देखिए जब ये एक ही बार में ढेर सारा खून भर देगा, अब बेचारा ये धीरे धीरे जब खून लेकर जाएगा, यहाँ भी पूरा ढेर सारा खून पड़ा रहेगा, है ना, ढेर सारा खून पड़ा रहेगा। अब जब इस कटोरे में ढेर सारा खून पड़ा होता है तो ये क्या करता है ना, ये जो ग्लोमेरुलर है ये क्या करेगा, जितना भी खून इधर पड़ा होता है ये खून से सारा यूरिया अंदर रहेगा। ठीक है, ये खून में जितना भी कचरा रहेगा, जितना भी खराब चीज़ रहेगा, सारा क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये खून को शुद्ध कर देता है, मतलब खून के अंदर से यहाँ से पूरा कचरा खींच लेगा। अब देखिए कभी कभी ना जब ये ग्लोमेरुलर क्या करता है, कभी कभी देखिए ग्लोमेरुलर क्या करता है, जब खून के यहाँ से कचरा खींचता होता है ना, तो इसका दिमाग काम नहीं करता है, और ये कचड़े के साथ साथ कभी कभी अच्छी चीज़ें भी खींच लेता है। तो कचड़ा भी है इसके अंदर और अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा कचड़ा और अच्छी चीज़ें खींच लेगा। अब ये समझिए ना, ये पूरा जो एरिया है ना एकदम गंदगी वाला एरिया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कचरा आपको मिलेगा। तो जब नेफ्रॉन को, जब इसको ये पाइपिया है, जब इसको पता चलेगा कि बाप रे बाप ये तो अच्छा कचरा भी लेकर आ गया, तो फटाक से इसको डांटेगा, तुम अच्छा कचरा क्यों लेकर आए, फटाक से इसे बाहर भेजो। तो ये क्या करेगा, जितना भी अच्छा कचरा रहेगा, जितना अच्छा सामान रहेगा, वापस इसको लौटा देगा, वापस इसको यहाँ पे लौटा देगा। समझ में आ गया? तो ये इसका सिर्फ डिपार्टमेंट क्या है, सिर्फ कचरा बटोरने का डिपार्टमेंट है, साफ सफाई करने का डिपार्टमेंट नहीं है। तो अब देखिए ये जो पूरा पाइप है, इस पूरे पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल। क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ रीनल टिब्यूल। ये वो वाला टिब्यूल नहीं है जो गांव में है, ट्यूबूल, नहाने वाला टिब्यूल, वो वाला टिब्यूल नहीं। तो ये पूरे पाइप को क्या बोलेंगे, रीनल टिब्यूल। अब देखो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर को हम लोग रीनल टिब्यूल नहीं बोलेंगे, जो लाइन सांप जैसा पड़ा हुआ ना, अजगर जैसा, इसे हम लोग बोलेंगे रीनल टिब्यूल। ठीक है, अब रीनल टिब्यूल ना अपने अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि समझिए ये हमारा क्या है, पूरा शरीर है कि नहीं। अब हमारा शरीर, कहने को तो हमारा पूरा शरीर है, पर अगर हम लोग अपने शरीर को अलग अलग हिस्से में बांटेंगे तो ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये मुंह वाला पार्ट हो जाएगा, ये पेट वाला पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला पैर वाला पार्ट हो जाएगा। वैसे ही रीनल टिब्यूल का अपना अलग अलग पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आपने ये लिख लिया, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। देखिए तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं PCT, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है ना, ये आगे वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो अजगर की तरह एकदम फंदा जैसा टंगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं लूप्स ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे, लूप्स ऑफ हेनले। अब देखिए, अब ये जो लास्ट वाला इसका पूछ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, DCT का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आ गया, PCT, लूप्स ऑफ हेनल, DCT। तो रीनल ट्यूब्यूल का अलग अलग शरीर का पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप्स ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो देखिए जब भी आपसे पूछेंगे नेफ्रॉन किस किस से मिलके बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल,
ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल और रीनल ट्यूब्यूल से। और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। तो जब भी आपसे पूछेंगे नेफ्रॉन किससे किससे बनता है तो आप बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल से, ग्लोमेरुलर से और रीनल ट्यूब्यूल से बनता है। समझ में आ गया? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये तीनों आते हैं ना, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। अब समझते हैं कि कचरा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए पूरा कचरा इसके अंदर आ जाता है, पूरा कचरा आ जाएगा। अब पूरा कचरा ये इधर से फैल के जाके बाहर साइड निकाल देता है, ठीक है, बाहर साइड निकाल देगा। तो आपको समझ में आ गया? तो हमारा नेफ्रॉन क्या काम करता है, खून में से जितना भी कचरा रहेगा खींच लेगा। और कभी कभी बेचारा नादान होता है तो अच्छा कचरा खींचने के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी खींच लेगा। तो बाद में क्या करता है, अच्छी चीज़ों को लौटा देता है और कचरे को बाहर लेकर चला जाता है, ठीक है। आप देखिए अब हम लोग किडनी को समझते हैं, और किडनी में आएगा नेफ्रॉन। तब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेफ्रॉन काम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है नेफ्रॉन खून में से गंदगी को खींचता है, ठीक है। और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं ना, कभी कभी जब खून से गंदगी को खींचता रहता है तो खून के अंदर पानी होता है, उस पानी को भी खींच लेगा अपने साथ में। तब देखिए जब आपको पेशाब होता है तो पेशाब देखो पानी जैसा होता है ना, उसी पानी के अंदर क्या होता है, पूरा यूरिया कचरा भरा होता है। तो वो पानी कहाँ से आता है, तो खून में जितना पानी होता है ना, नेफ्रॉन खींच लेगा, पानी खींच लेगा और यूरिया खींच लेगा, और वही जाकर सीधे बाहर निकाल देता है। जो आप पेशाब करते हैं वो पानी होता है, यूरिया होता है। समझ में आ गया? तो अब देखिए अब हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, किडनी, ठीक है। किडनी समझिए, देखिए अच्छी डिटेल से। ये जो बाहर वाला किडनी का पार्ट होता है ना, बाहर वाला किडनी का पार्ट, इसके अंदर ना ढेर सारा टिश्यू बना होता है, ढेर सारा टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू। अब टिश्यू पूछेंगे टिश्यू मतलब क्या होता है। देखिए जब ढेर सारा सेल आपस में इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। समझिए कोई सेल वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई सेल वहाँ पे पड़ा हुआ है, ढेर सारा सेल आप बिखरा हुआ है हमारा। और जब ढेर सारे सेल को हम लोग एक साथ ला के मिला देंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ढेर सारा सेल आपस में जुड़ा हुआ है, तो जब ढेर सारा सेल जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, आपस में टिश्यू बोल देते हैं। अब देखिए ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर फैट होता है, सेल के अंदर क्या होता है, चर्बी होती है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल को बना रही हूँ, इस सेल के अंदर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में चर्बी होता है, चर्बी मतलब फैट होता है। तो देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पता है कि नहीं, न्यूक्लियस होता है ना। तो जब फैट ना, जब सेल के अंदर फैट बढ़ेगा ना तो ये न्यूक्लियस को धक्का दे देगा, न्यूक्लियस को एक साइड कर देगा, कहेगा चलो न्यूक्लियस एक साइड हो, तो न्यूक्लियस को एक साइड कर देगा और अपना पूरा फैल जाता है। और इसी फैट को जब सेल के अंदर ढेर सारा फैट भर जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोज सेल बोलेंगे। जब भी सेल के अंदर ज़्यादा चर्बी बढ़ जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिपोज सेल। और मान लीजिए जब ढेर सारा एडिपोज सेल आपस में जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एडिपोज टिश्यू बोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ढेर सारा सेल जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, एडिपोज टिश्यू। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एडिपोज टिश्यू किसे बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू उस टिश्यू को बोलते हैं जिस टिश्यू के अंदर ढेर सारा क्या होता है, अंदर चर्बी होती है। देखिए अब समझिए किडनी के 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। किडनी के 3 मेन स्ट्रक्चर समझिए, पहले वो कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। दूसरा वाला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला, क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला। समझ में आ गया? तो हम लोग किडनी के बारे में 3 मेन इसके ये स्टेप होते हैं, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ठीक है। अब देखिए ये बाहर वाले, ये बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब देखिए अब ये देखिए जो बाहर ये जो लेयर बनी है, ये जो बाहर वाली एकदम बाहर वाली लेयर बनी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल फैसिया, क्या बोलते हैं, रीनल फैसिया। तो एकदम बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल फैसिया। उसके अंदर वाले सेल को क्या बोलते हैं, ढेर सारा एडिपोज टिश्यू। अब देखिए ये जो एकदम अंदर होता है, ये जो एकदम अंदर वाली दीवार होती है, ये दीवार के बाद ये दूसरी की दीवार होती है, इस दूसरी दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रीनल कैप्सूल। अब ये रीनल कैप्सूल ना बहुत बड़ा काम करती है। ये जो रीनल कैप्सूल है आपके अंदर की पूरी किडनी को बचा के रखती है। क्या करती है, रीनल कैप्सूल आपकी किडनी को बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आप कपड़ा पहने होते किस लिए, आपके शरीर को सुरक्षा देने के लिए, है ना। उसी तरीके से किडनी को सुरक्षा कौन देता है, रीनल कैप्सूल। देखो तो ये जो परत होती है ना, ये जो परत होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देने का काम कौन करता है, रीनल कैप्सूल करता है। तो देखिए जो मेन पार्ट है, जो 3 मेन चीज़ है उसको मैं ऐसे डब्बे में बनाती चलूँगी, ठीक है।
तो आप अगर आप चाहे तो अभी फटाक से किडनी का ये स्ट्रक्चर बना के आप पीली लिख लीजिए, बीच वाले को एडिपोज टिश्यू, बाहर वाले को रीनल फैसिया और इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये दोनों को मैं मिटा दूंगी तो हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए आप लोग समझते हैं रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है। देखिए ये हमारे किडनी है ना, ये जो खाली जगह आपको, ये जो खाली जगह दिख रही है, जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये एक और दूसरा डब्बा हो गया। इसका मतलब हम लोग ने रीनल कैप्सूल के बारे में पढ़ा जो कि प्रोटेक्शन देता है। रीनल कॉर्टेक्स हम लोग ने देख लिया, जो बीच वाली लाइन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कैप्सूल के जस्ट नीचे क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स होता है। ये जो खाली जगह ना, खाली जगह, उसी को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आप कुछ लोग समझेंगे ये रीनल कॉर्टेक्स नहीं, जो खाली जगह है वो होती है हमारी रीनल कॉर्टेक्स होती है। अब देखिए किडनी के अंदर देखिए कुछ ऐसा पिरामिड जैसा बना होता है, पिरामिड जैसा, ऐसा कुछ तो फूल जैसा कुछ तो बना होता है। देखिए तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो फूल जैसा बना हुआ है, बर्फी जैसा बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं रीनल मेड्यूला। क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला बोलते हैं। याद रखना रीनल मेड्यूला। तो तीनों मेन पार्ट हम लोग ने देख लिए। रीनल मेड्यूला, रीनल कैप्सूल आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और ये जो खाली जगह इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो इधर है फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो पिरामिड जैसे दिख रहा है आपको, बर्फी जैसा, इसे हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला। अब देखिए नेफ्रॉन कहाँ पे होता है हमारा, नेफ्रॉन समझिए, इसे मैं मिटा देती हूँ। देखिए आपका जो नेफ्रॉन होता है ना, ये ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। अब देखिए नेफ्रॉन का ये जो पीसीटी वाला पार्ट है और डीसीटी वाला पार्ट है ऊपर ही होता है। सिर्फ और सिर्फ रीनल मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है, लूप ऑफ हेनले वाला। देखिए जो अजगर की तरह था, लटका हुआ था, टंगना जैसे टंगना जैसे लटका हुआ था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो जो मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है, ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट आता है, किसके अंदर, मेडुला के अंदर। अब देखिए ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर पूरा खून छना हुआ है, मतलब जितना भी पानी है, यूरिया है, नेफ्रॉन के अंदर भरा हुआ है। अब धीरे धीरे देखिए नेफ्रॉन धीरे धीरे क्या करेगा ना, जितना खून पानी है धीरे धीरे किसके अंदर भर देगा, ये जो मेडुला है इसके अंदर भर देगा। किसके अंदर, मेडुला के अंदर भर देगा। ठीक है, आप समझिए सबके अंदर क्या भर गया है, खून पानी भर गया, यानी कि पूरा कचरा भर गया है। खून पानी जब बोलो समझ आना, कचरा, जिसमें हम लोग बोलते हैं यूरिया। आप समझिए यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, पूरा पानी कचरा भर गया है। आप धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे देखिए ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। आप देखिए जब पूरा पानी यहाँ पे भर जाएगा तो धीरे धीरे पानी को ना ये लोग बाहर साइड छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, टपकेगा, बाहर टपकेगा। तो यहाँ पे पूरा पानी भर गया, यहाँ पे पूरा पानी भर गया, यहाँ पे टपक टपक के पूरा पानी भर गया, यहाँ पे टपक टपक के पूरा पानी भर गया। अब देखिए ये पूरा पार्ट पानी से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, पानी से पूरा पार्ट भर जाएगा। और जहाँ पे ढेर सारा पानी भर जाता है आपका, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और जहाँ पे खून पानी धीरे धीरे गिरता, जहाँ पे पानी धीरे धीरे गिरता है उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। जहाँ पे हल्का हल्का पानी इकट्ठा होगा उसे माइनर कैलिक्स, जहाँ पे ढेर सारा पानी, पूरा पानी आगे इकट्ठा हो जाएगा उसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स। समझ में आ गया। तो मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग इतना है तो आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रही हूँ। तो पूरा पानी यहाँ पे भरता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। जहाँ ये जो हल्का हल्का छोटा छोटा पार्ट है मुँह पे, जो द्वार पे पूरा पड़ा हुआ है पानी, इसे हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। अब देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका यूरिया कहाँ पे मौजूद होता है, पूरे किडनी में बताइए सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पे मौजूद होगा। सबसे ज़्यादा यूरिया मौजूद होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया मौजूद होता है, क्योंकि देखिए यहीं से आपका क्या बना हुआ है, यूरेटर, जो पाइप होती है आपके पेशाब के थैली के पास लेकर जाती है, इसी पाइप के अंदर से तो आपका पेशाब जाता है ना। और यहीं पे क्या होता है, ढेर सारा यहीं पे आपका क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनी में सबसे ज़्यादा यूरिया कौन सी जगह पे रहेगी, तो इस वाली जगह पे रहेगी। इस वाली जगह पे क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा यूरिया रहेगी। और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा यूरिया जमा होता है, ठीक है, जिस जगह पे सबसे ज़्यादा यूरिया जमा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं, हीलम। तो देखिए पूरा जितना भर का दुनिया भर का पानी रहेगा, दुनिया भर का यूरिया रहेगा, यूरिया निकलेगा तो यहीं से निकलेगा ना, गेट तो यहीं से है ना। तो गेट से जब यूरिया सारा निकलेगा तो सबसे ज़्यादा यूरिया यहीं पे पाया जाएगा। अब स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो देखिए चाहे बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे, चाहे 9वीं क्लास के बच्चे, चाहे 10वीं क्लास के बच्चे हो, जब छुट्टी होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे आपको कहाँ पे मिलेंगे, गेट पे। स्कूल के मेन गेट के पास आपको सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि सब बच्चों को वहीं से बाहर जाना है, वहीं से अंदर आना है।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि छुट्टी के समय में सबसे ज़्यादा बच्चे आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, गेट के सामने मिलेंगे। उसी तरीके से जब पूरा यूरिया बाहर आता है तो सबसे ज़्यादा यूरिया आपको किडनी के गेट के सामने मिलता है, और उसी गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं, ठीक है। फिर पूरा पानी धीरे धीरे यहाँ से गिर जाएगा, आके आ जाएगा पेशाब के थैली में, यहाँ पे आ जाएगा, फिर पेशाब आपको हो जाएगा। समझ में आ गया, ये था पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं कि पेशाब की थैली से पेशाब बाहर कैसे आता है, किस तरीके से आता है। ये देखिए ये आपकी पेशाब की थैली है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं यही मुंह क्या है इसका, यही मुहार क्या है, द्वार है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। हीलम से यहीं से पूरा पेशाब आता है, ठीक है। गेट तो यही, किडनी का गेट कहाँ पे, यहीं पे। तो जितना पानी और जितना यूरिया वगैरह पड़ा रहेगा सब यहीं पे आता है, ठीक है। यहाँ के जरिए आपके पेशाब की थैली में आ जाता है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं किसके बारे में, पेशाब की थैली के बारे में। आपके पेशाब की थैली के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। देखिए आपका पेशाब का थैली होता है ना, जब आपके पेशाब की थैली में पेशाब नहीं भरा होगा तो वो पिचका होगा। जैसे ही ढेर सारा पेशाब भर जाता है तो आपका पेशाब का थैली एकदम फूल जाता है, ठीक है। तो जब ढेर सारा पेशाब भर जाएगा तो आपका पेशाब का थैली फूल जाता है। अब देखिए पेशाब की थैली के पास ना आसपास ही ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर, समझ के रखिए, रिसेप्टर, ठीक है। तो ये लोग जो रिसेप्टर होते हैं ये लोग आराम करते रहते हैं, अचानक से पेशाब भर जाएगा तो ये लोग फूल जाएंगे, मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। फटाक से जैसे ही लोग डिस्टर्ब होंगे तो वैसे ही लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि जो पेशाब की थैली है उसे फटाफट से बोलो सारा पेशाब बाहर निकाल दे। तो जो नर्वस सिस्टम होगा पेशाब की थैली को बोलेगा बाहर निकलो। तो जब पेशाब की थैली ऐसे पिचकेगी तो जितना पेशाब होगा वो बाहर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बॉटल को पिचकाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, वैसे ही पेशाब ढेर सारा भरा रहेगा, जब पिचकेगा तो बाहर निकलेगा, जब पिचकेगा तब बाहर निकलेगा। अब देखिए पेशाब की थैली जब पेशाब जब बाहर निकलता है, देखिए जब आपका पेशाब पूरा भर जाता है तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको हुक्म देता है, इंटरनल स्फिंक्टर को। इंटरनल स्फिंक्टर को हुक्म देता है कि अपना मुंह खोलो। तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या करेगा, अपना मुंह खोलेगा। जैसे ही अपना मुंह खोलेगा सारा पेशाब आके नीचे गिर जाएगा। देखिए जैसे आप गुब्बारा बांधते हैं तो गुब्बारा बांधते हैं ना, गुब्बारे को ऊपर से बांध देते हैं तो ऐसे गुब्बारा बन जाता है कि नहीं बन जाता है। जैसे आप गुब्बारे के ऊपर का चोटी खोलेंगे तो पूरा हवा बाहर निकल जाएगा, उसी तरीके से इसे समझिए गुब्बारा, और जो ये बना होता है इसे क्या बोलते हैं, गुब्बारे का ऊपर का चोटी बना होता है, ठीक है। तो वो तभी गुब्बारे की हवा कब बाहर जाएगी, जब आप उसके ऊपर का चोटी खोलेंगे। ये पेशाब कब बाहर आएगा, जब ये इंटरनल स्फिंक्टर खुलेगा। इंटरनल स्फिंक्टर को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कभी भी इसे काबू में नहीं कर सकते। किसको, इसको। इसे काबू में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे काबू में करेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेगा मुंह खोलो, ये खोल देगा तो सारा पेशाब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारा पेशाब नीचे आके यहाँ पे भर जाएगा, सारा पेशाब आके यहाँ पे नीचे भर जाएगा। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ जैसे ही पेशाब इधर आया, अब ये पूरा एरिया आपका हो गया। जब आपको पेशाब लगती है, आपको पेशाब करना है कि नहीं करना है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। समझिए आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आपको पेशाब आ गई, तो आपको अगर यूरिन बाहर निकालना है तो वो तो आपके ऊपर है, आप कंट्रोल करेंगे। आप 10-15 मिनट कंट्रोल कर लेंगे, घर पे जाएंगे तो अपना यूरिन बाहर निकाल देंगे। तो आपको पेशाब करना है कि नहीं, आपको अपने अंदर का कचरा निकालना है कि नहीं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, जब आप पेशाब करते हैं तो आपका ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुल जाता है और आपका पूरा पेशाब बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या आपके काबू में होता है, नहीं, आपके काबू में नहीं होता है। तो इंटरनल स्फिंक्टर अपना मुंह खोल देगा, पूरा पेशाब आके नीचे गिर जाएगा। अब इधर से आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है कि अब आपको आपका पेशाब बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है। जब आपका पेशाब पूरा यहाँ तक पूरा ऊपर तक भर जाता है तब आपको बहुत तेज से पेशाब आते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन निकालने का मन करता है ना, बहुत तेज वॉशरूम आती है, तो आप फटाक से क्या करें, वॉशरूम में जाके अपना पूरा यूरिन निकाल देते हैं, क्योंकि ये पूरा डब्बा इधर का भर जाता है, ठीक है। तो कभी भी देखिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में होता है पर इंटरनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे छोटे स्फिंक्टर को वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटा बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि उसे अपना यूरिन कब निकालना है कब नहीं निकालना है। छोटा बच्चा देखो बेड पे भी रहेगा, कहीं पे भी टॉयलेट कर देगा। अब समझिए आपने नया नया कपड़ा पहना है और आप छोटे बच्चे को जब लेते हो गोद में, आपको डर ही लगता है कहीं वो पेशाब ना करते, लगता है कि नहीं। अब आप बच्चे को थोड़ी ना पता है कि आपने नया कपड़ा पहना है, उसे यहाँ पे पेशाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा ना इतना ज्ञान है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे हम लोग बताते हैं कि नहीं पेशाब यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं कि कभी भी चालू हो जाओ, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे समझ आएगी तो वो अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, तब जाके बच्चे को बोलेंगे वहाँ पे जाके वॉशरूम करके टॉयलेट करके, तो वहाँ पे जाके बच्चा टॉयलेट करके आता है। क्यों? क्योंकि बड़े होते होते तक उसके अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो कंट्रोल कर लेता है। इंटरनल स्फिंक्टर कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं हम लोग यूरिन। आपका जो पेशाब होता है, आपका जो यूरिन होता है, यूरिन आप एक दिन में, पर डे आप एक दिन में कम से कम 25 से 30 ग्राम तक पेशाब को बाहर निकालते हो, ठीक है। आपके शरीर में कम से कम 25 से 30 ग्राम पेशाब बनता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में कम से कम 25 से 30 ग्राम पेशाब आराम से आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपका जो
पेशाब का पीएच होता है, मतलब आपका पेशाब एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय, अम्लीय, बेसिक मतलब क्षार, ठीक है। आपका पेशाब एसिड है कि बेसिक है वो किस तरह से पता चलता है? अगर 7 से कम नंबर है तो आपका पेशाब क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। अगर 7 से ज़्यादा नंबर है इसका मतलब आपका पेशाब बेसिक रहेगा। अब मान लीजिए एकदम करेक्ट 7 पे है, अटका हुआ, ना इधर ना उधर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। अगर आपका पेशाब का नंबर 7 से कम है इसका मतलब आपका पेशाब क्या है? अम्लीय है। अम्लीय है मतलब एसिडिक है। तो देखिए आपका पेशाब का 6.0 pH है, इसका मतलब आपका पेशाब अम्लीय है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो हम लोग जो पानी पीते हैं वो 7 नंबर का होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आपका पानी ना ही अम्लीय है ना ही बेसिक है, आपका पानी क्या है? न्यूट्रल होता है। अब देखिए हमारा पेशाब किस रंग का होता है? येलोइश कलर का होता है। अगर देखिए ज़्यादा येलो निकलने लग जाता है ना, बहुत लोग डर जाते हैं कि हम लोग को पीलिया नहीं हो गया क्या, ठीक है। तो ये था कुछ यूरिन के बारे में। अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग का किसी लोग का देखिए किडनी खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। किडनी ट्रांसप्लांट कराने का मतलब क्या होता है? जो किडनी आपकी खराब होती है, बहुत लोगों को लगता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने का मतलब जो किडनी खराब होती है डॉक्टर उसको काट के दूसरा किडनी लगा देता है। नहीं, जो किडनी आपकी खराब हुई रहती है उससे डॉक्टर कभी भी काट के नहीं निकालता है। जो खराब किडनी है वो वहीं पे पड़ी रहेगी। समझिए ये किडनी खराब हो गई तो ये खराब किडनी वहीं पे पड़ी रहेगी, डॉक्टर कभी भी इसे काट के नहीं निकालेगा। जो डॉक्टर नया किडनी लगाता है वो आपके पेशाब के थैले के पास लगा देता है। समझ में आ गया? तो अभी कौन जाएगा किडनी काट के 10-15 ताम झाम करने, ये नस उससे जोड़ो वो नस इससे जोड़ो। तो इससे डॉक्टर क्या करेगा? आपके पेशाब के थैले के पास आपका नया किडनी ला के लगा देगा और जब वो खराब किडनी है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो समझ में आ गया? अब देखिए बहुत लोगों के अंदर खून अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। खून फिल्टर नहीं हो पाएगा तो पेशाब बन ही नहीं पाएगा। जब खून फिल्टर नहीं हो पाता लोग क्या कराते हैं? डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस वाले को अगर देखिए अगर हफ्ते में 4 बार डायलिसिस कराने जा रहे हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत लोग महीने में जाएंगे, बहुत लोग हफ्ते में 1 बार जाएंगे, बहुत लोग हफ्ते में 4 बार जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत समझिए एकदम आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं डायलिसिस वाले पे। तो डायलिसिस ज़्यादा कराना बहुत खतरनाक हो जाता है। और आपको डायलिसिस आप बार बार क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपका खून होता है, नेफ्रॉन जो होता है वो कचरे को अच्छे से खींच नहीं पा रहा है। इसके लिए बार बार क्या होता है? डायलिसिस होता है। तो जो डायलिसिस डॉक्टर करता है पूरा कचरे को खींच लेगा, खून के अंदर से पूरे कचरे को खींच लेगा। तो ज़्यादातर अगर सक्सेस रेट है तो ट्रांसप्लांट के, पर ट्रांसप्लांट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसप्लांट का खर्चा, किडनी खरीदने में कम से कम 20-25 लाख की किडनी आती है, उसको आप जब लगवाएंगे तो उसका अलग खर्चा, फिर उसके बाद जो आपको अपना खुद का ध्यान देना पड़ेगा उसका अलग खर्चा। तो इन सब का अलग एक खर्चा होता है, ठीक है। और किडनी कोई देगा नहीं देगा इसकी भी गारंटी नहीं है। आप एक किडनी पे आराम से जीवन अपना जी सकते हैं। अगर आपके पास एक किडनी है तो जैसे आपके शरीर में 2 किडनी हैं आप पूरा काम करते हैं, वैसे अगर आपके शरीर में 1 किडनी भी है तो आप पूरा काम कर सकते हैं। बहुत लोग पैदाइशी बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग के अंदर एक ही किडनी होती है। देखिए बहुत लोग जन्म होगा वो लोग को बेचारे 15-20 साल तक पता ही नहीं वो लोग के अंदर एक ही किडनी होती है, पर एक किडनी से उसे कभी भी तकलीफ नहीं होती। अगर आपका एक ही किडनी है वो अच्छे से काम कर रहा है तो आप उसमें अपना पूरा जीवन अच्छे से काम कर सकते हैं, कूद फान सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो आप करते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।